बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो हम गायनी ऑप्स की जो एमसीक्यूज थे वो एक्सप्लेन कर रहे थे, और क्वेश्चन नंबर 14 हमने कल किया था। आज हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है जी। इस क्वेश्चन के अंदर देखें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अहम है। आप लोग अगर एग्ज़ाम उठाकर देखते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में ज़रूर जो है वो पूछते हैं। अ 65-year-old hypertensive man presented with anorexia, ankle edema, जनरलाइज वीकनेस फॉर फ्यू मंथ। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एबीजी एनालिसिस है। इसकी जो आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस हमने की है, तो इसके अंदर जो पीएच है दैट इज 7.3, PaCO2 33, PaO2 95 एंड HCO3 इज 16। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि सर इस तरह की कॉन्सेप्ट में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, इसके ऊपर थोड़ा सा हम बात करते हैं। देखिए, जब भी हम एबीजी आर्टीरियल ब्लड गैसेस को देखते हैं, तो हमें पहले से पीएच का पता होना चाहिए। जो पीएच है नॉर्मल, इसकी जो रेंज हम लेते हैं वो 7.35 से लेके 7.45 होता है। ठीक है जी। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद रखना है कि 7.35 से लेके 7.45 दिस इज द नॉर्मल पीएच ऑफ द बॉडी। फिर अगर हम नॉर्मल पीसीओ2 लेवल देखते हैं, पीसीओ2 तो वो 35 से लेके कितना होता है 45 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इसके बाद अगर हम HCO3 की वैल्यू देखते हैं, तो वो है 22 से लेके 26 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखें, यहाँ पे 22 से 26 मिली पर लीटर ये HCO3 है। ये 35 से 45 mmHg ये PCO2 है। और 7.35 और 7.45 ये pH की वैल्यू है। मैं थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे बताता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे pH की वैल्यू थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, तो 7.35 से लेके 7.45 तक है। अब याद रखें, अगर pH की वैल्यू 7.35 से कम आ जाए, तो आप लोग समझ जाए कि दैट इज कॉल्ड एसिडोसिस। ये क्या है? एसिडोसिस है। और अगर 7.45 से वैल्यू ज़्यादा आ जाए, इंक्रीज आ जाए, तो आप समझ जाए दैट इज कॉल्ड अल्कलोसिस। तो देखिए, ज़्यादा कहानी तो आप लोगों की यहाँ पे क्लियर हो गई कि डिक्रीज पीएच देन 7.35 इज एसिडोसिस, इंक्रीज पीएच देर 7.45 दैट इज कॉल्ड अल्कलोसिस। ये अगर आप लोग को समझ में आ गया है, तो आगे चलना हमारे लिए आसान है। तो सबसे पहले जब हम किसी भी एबीजीज की फाइंडिंग देखते हैं, तो हम इस पीएच को देखते हैं कि आया ये 7.35 से कम है या 7.45 से ज़्यादा है। तो अब ये 7.3 है, इसका मतलब ये है कि ये एसिडोसिस की तरफ है। तो 7.3 या 7.2, 7.1 ये सारे के सारे क्या है? एसिडोसिस। तो जब आप लोग पीएच देखते हैं और आप ये डिफ्रेंशिएट करते हैं कि आया ये एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है, वहाँ से तकरीबन 50% क्वेश्चन ठीक हो जाता है। फिर इस तरह देखते हैं जो पीएच है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HCO3। pH is directly proportional to HCO3 and pH is inversely proportional to the PCO2। इसका मतलब यह है कि जो pH है, इसका रिलेशन HCO3 के साथ डायरेक्ट है और PCO2 के साथ इनवर्स है। अब यहाँ पे देखें, अगर एसिडोसिस है, पीएच कम है, अगर वो पीएच इसने डिस्टर्ब किया होगा, तो डेफिनेटली अब पीएच कम है, डिक्रीज पीएच इज कॉल्ड एसिडोसिस। तो अगर ये पीएच इस HCO3 की वजह से डिस्टर्ब हुआ हो, ये भी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि ये 22 से कम होना चाहिए। और अगर हम देखते हैं तो ये 16 है, तो इसका मतलब यह है कि ये कम है। और अगर पीएच इसकी वजह से डिस्टर्ब होता PCO2 की वजह से, अब ये तो इनवर्स रिलेशन है, तो अगर ये कम है, तो अगर इसने डिस्टर्ब किया होगा तो इसका लेवल ज़्यादा होना चाहिए। तो वो तो 33 है, वो तो ज़्यादा होने की बजाय थोड़ा सा कम है। इसका मतलब यहाँ पे इशू नहीं है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर जो मेन इशू है HCO3 के अंदर है। तो पीएच भी कम है, HCO3 भी कम है। और ऐसा एसिड बेस इम्बैलेंस जो HCO3 की डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, वो मेटाबॉलिक इशू है। और अगर PCO2 की वजह से होती है, वो रेस्पिरेटरी है। तो इसका आंसर जो है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन याद रखने हैं कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये आप लोगों ने इंपॉर्टेंट याद रखना है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है, ये वो कंडीशन है जिसमें पीएच इज डिक्रीज ड्यू टू HCO3 प्रॉब्लम। ठीक है जी। इसके ऊपर अगर आप लोग चाहें, मैं एक छोटी सी वीडियो भी बना दूंगा और अपलोड कर दूंगा कि एसिड बेस बैलेंस में फिर कंपनसेटेड अल्कलोसिस एसिडोस क्या है और अनकम्पनसेटेड, वो मैं आप बाद में बता दूंगा। A 21-year-old female recently married is brought to the accident emergency department
with severe generalized lower abdominal pain for the last 6 hours. ठीक है, very very important. On examination, she is pale, tachycardic, and her BP is low. Beta HCG is elevated. और आप लोगों को पता है जब बीटा HCG एलिवेट होती है, एंड दैट इज यहाँ पे इन लोगों को ये इस तरह मतलब ये क्वेश्चन के अंदर ये भी हम ऐड करने वाले थे कि बीटा HCG इज एलिवेटेड बट नॉट दैट मच विच इज रिक्वायर्ड एट दैट टाइम। मतलब ये है, इसको हम कहते हैं हाई नॉर्मल, कि बीटा HCG तो हाई है बट इतना ज़्यादा नहीं है जिस तरह नॉर्मल प्रेगनेंसी में होनी चाहिए। तो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वजाइनल ब्लीड है, लोअर एब्डोमिनल पेन है, एमिनोरिया फॉलोड बाई beta HCG which is high but not that much high as we required in pregnancy, that is the diagnostic of ectopic pregnancy। ये किसके अंदर आता है? ectopic pregnancy के अंदर आता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर देखें, a 18-year-old married lady presented with pain in the right iliac fossa, vomiting in emergency department. On examination there was tenderness in the right iliac fossa, fever and raised WBC। अब आप लोग को पता है कि यहाँ पे राइट इलियक फोसा के अंदर पेन है, वोमिटिंग कर रही है और साथ में उसको मतलब फीवर भी है, और जो हमारे पास फॉर एग्जांपल उसका WBC है वो रेज है। हर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड वाज 3 मंथ एगो। इसका मतलब ये है कि मे बी शी इज प्रेग्नेंट, और ये जो सिम्टम आ रही है ये हमारे पास क्या है, एबनॉर्मल प्रेगनेंसी की वजह से भी हो सकती है। एंड द मोस्ट कॉमन एक्टॉपिक प्रेगनेंसी दैट इज कॉल्ड ट्यूबल प्रेगनेंसी, जो फिलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। देखिए आप लोग को मैं ये बता दूं कि जो मेल स्पर्म है जब फीमेल ओवम के साथ मिलती है they get fertilized और उससे जाइगोट बनता है। The most common site for fertilization is ampulla of the fallopian tube। लेकिन आफ्टर द जाइगोट फॉर्मेशन जो इम्प्लांटेशन है ये नॉर्मली यूट्रस के अंदर होता है। लेकिन क्या होता है कुछ फीमेल के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है उसके बाद जो इम्प्लांटेशन है वो यूट्रस की बजाय वो भी कहाँ पे हो जाती है, फेलोपियन ट्यूब में। तो आप लोगों ने याद रखना है कि ऐसा कंडीशन जिसमें इम्प्लांटेशन यूट्रस की बजाय फिलोपियन ट्यूब में हो जाए दैट इज कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इस तरह की पिक्चर जब भी एग्जाम में आती है दैट मे शो एबनॉर्मल प्रेगनेंसी एंड द मोस्ट कॉमन साइट इज फिलोपियन ट्यूब। फिलोपियन ट्यूब के अंदर जो मोस्ट कॉमन साइट है दैट इज कॉल्ड एम्पुला। इसको क्या कहते हैं? एम्पुला। A newly married 25-year-old woman reported to the doctor in an antenatal clinic that she has missed her last menstrual cycle by 4 weeks। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई उसको जनाब मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मली नहीं आ रही एंड शी इज न्यूली मैरिड। हर यूरिन फॉर अ प्रेगनेंसी टेस्ट वाज पॉजिटिव। इसने जब यूरिन एनालिसिस की है, क्योंकि देखिए अगर न्यूली मैरिड कपल है और एक फीमेल जो है वो नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ आती है और इस प्रेजेंटेशन के साथ कि उसकी जो नॉर्मल मेंसेस जिस टाइम पे आनी थी अब वो मेंसेस नहीं आई, मतलब लैक ऑफ मेंसेस एट दैट नॉर्मल पर्टिकुलर टाइम, और वो न्यूली मैरिड कपल हो, इसका मतलब यह है कि उन लोगों ने शायद प्रेगनेंसी प्लान की होगी और इसके अंदर हम यूरिन के अंदर प्रेगनेंसी टेस्ट कराते हैं। उस टेस्ट के अंदर याद रखें वो कौन सी हार्मोन है जो हम चेक करते हैं, दैट इज कॉल्ड HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। इसको हम बीटा HCG भी कहते हैं। एंड द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ बीटा HCG दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटल टिश्यू। ये कहाँ से आता है? प्लेसेंटल टिश्यू से आता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है ये भी बहुत अहम है, एग्जाम के अंदर बार बार आता है, इसलिए क्वेश्चन रखा था क्योंकि सच टाइप ऑफ क्वेश्चन में आस्क इन द एग्जाम मल्टीपल टाइम। ड्यूरिंग अ treadmill exercise the heart rate is increased to a double, then the normal rate will be dash। कहते हैं जो नॉर्मल कार्डियक साइकिल है, फॉर एग्जांपल अगर हार्ट रेट हम डबल करें तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मल कार्डियक साइकिल वो कितनी होनी चाहिए। तो मैं आप लोग को अगर मिसाल के तौर पे इसका एक बता दूं दैट इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आप लोग को पता है कि नॉर्मल जो कार्डियक साइकिल है, नॉर्मल कार्डियक साइकिल वो कितना होता है? 0.8 सेकंड। ये तो फिजियोलॉजी है। और व्हाट इज कार्डियक साइकिल? द इवेंट्स व्हिच इज अकरिंग इन द हार्ट ड्यूरिंग वन सिस्टोल एंड डायस्टोल इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। इसका मतलब ये है कि एक सिस्टोल और एक डायस्टोल के दौरान जो कार्डियक इवेंट्स होते हैं हार्ट के अंदर इसको हम क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल कहते हैं, जो यूजुअली 0.8 सेकंड पे होता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे नॉर्मल रेट के हिसाब से कार्डियक साइकिल का टाइम ले ले और हार्ट रेट आप जो है क्या करें? डबल करें। यहाँ पे लिखा है डबल, तो आप इसको 2 पे डिवाइड करें, डबल करें, दैट विल बी 0.4। इसका मतलब ये है आंसर विल बी 0.4। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल कार्डियक साइकिल के ऊपर हार्ट रेट को डबल की जाए
तो जो एक्चुअल टाइम है एक सिस्टोल एक डायस्टोल में, उसको आप उस 2 पे डिवाइड करेंगे जो डबल हो चुकी है, दैट विल बी इक्वल टू द व्हाट आंसर इज, फॉर एग्जांपल कार्डियक साइकिल फॉर दैट पर्टिकुलर हार्ट रेट। ठीक है जी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इस क्वेश्चन के अंदर क्या बताते हैं, a 36-year-old woman gives history of recent blunt trauma to her right breast। अब यहाँ पे ट्रोमा है और एक फीमेल को राइट ब्रेस्ट के अंदर ट्रोमा हुई है, प्रेजेंटेड विद दी पेनलेस लम्प विद स्किन दैट रिंग एंड टू द सेम ब्रेस्ट। इसका मतलब ये है कि किसी भी ट्रोमा के बाद अगर फीमेल के अंदर ब्रेस्ट के अंदर इंजरी हो जाए, टिश्यू डेथ हो जाए, द मोस्ट कॉमन टिश्यू डेथ दैट इज अकरिंग इन द ब्रेस्ट आफ्टर ट्रोमा इन फीमेल, दैट इज कॉल्ड ट्रोमेटिक फैट नेक्रोसिस। ये फैट नेक्रोसिस है, क्योंकि मैं आप लोग को ये बताता चलूँ कि एक्चुअली जो ब्रेस्ट है ये तकरीबन मेजॉरिटी फैटी टिश्यू से बना है। तो याद रखे दो जगह, या तो लॉन्ग बोन की फ्रैक्चर में अगर टाइप ऑफ नेक्रोसिस पूछी जाए तो फैट नेक्रोसिस है, और ब्रेस्ट ट्रोमा इसके अंदर भी फैट नेक्रोसिस होती है। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे एक हिंट्स देता हूँ, प्लीज गो एंड रिवाइज नेक्रोसिस एंड इट्स टाइप, के कोगुलेटिव नेक्रोसिस क्या है, कहाँ कहाँ पे होती है, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस क्या है, कहाँ कहाँ पे होती है, एंड एज इट इज लाइक कैशियस नेक्रोसिस, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, एंड दिस इज फैट नेक्रोसिस। तो आप लोगों ने एटलीस्ट ये जो 5 टाइप की नेक्रोसिस है ये आप लोगों ने एग्जाम में याद करनी है, क्योंकि सच टाइप ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क इन द एग्जाम। फिर इसके बाद है 35-year-old woman para 3 presented with regular heavy cycle and she has a history of heavy bleeding since menarche, very very important, in all her delivery were complicated by excessive blood loss। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक फीमेल है और उसको बहुत पहले से शी हैज़ ए हिस्ट्री ऑफ हैवी ब्लीड सिंस मेनार्की। इसका मतलब यह है कि जब से वो प्यूबर्टी में पहुंच चुकी थी तब से उसको हैवी ब्लीड हो रही है। इसका मतलब यह है, और उसकी जितनी भी प्रेगनेंसीज हुई हैं दे आर मेजॉरिटी कॉम्प्लिकेटेड बाय हैवी ब्लड लॉस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली काज ऑफ हर हैवी पीरियड। आंसर इज क्लॉटिंग डिसऑर्डर, क्योंकि बहुत सारी फीमेल के अंदर क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स होती है और एबनॉर्मल क्लॉटिंग डिसऑर्डर की वजह से उनको हैवी ब्लीड आती है। इवन ये मिनारकी से ही स्टार्ट है। ठीक है, इट डजंट एडिनोमायोसिस, नॉट फाइब्राइड, नॉट हार्मोनल, क्योंकि जब हिस्ट्री उसकी बहुत पहले की होती है and there is a lot of blood loss and that is even complicated by its pregnancy, think about clotting disorder। फिर इसके बाद a young married female is brought to the emergency department in a state of shock। On examination the abdomen is distended and tender, the patient is pale, hypotensive and tachycardic, ultrasound shows ascites and echoes with echoes, what is the most suitable investigation to confirm the diagnosis। young married female है, they presented with department in a state of shock, in on examination the abdomen is distended and tender। इसका मतलब पेशेंट भी हाइपोटेंसिव है। तो न्यूली मैरिड कपल में रिसेंट अगर प्रेगनेंसी हो चुकी हो और वो एबनॉर्मल जगह पे हो चुकी हो, स्पेशली ट्यूबल प्रेगनेंसी, तो आप लोगों को पता है कि अगर फॉर एग्जांपल इसमें फीमेल टाइम पे ना है, उसको डायग्नोज ना करे, तो देयर इज द चांस ऑफ ट्यूबल रप्चर, एंड व्हेन द ट्यूबल रप्चर अगर दे कैन लीड टू शॉक, इसमें शॉक लाइक सिम्टम होंगे, तो देन वी हैव टू गो फॉर बीटा HCG। बीटा HCG हम एटलीस्ट करेंगे ताकि हमें ये पता चले कि फीमेल प्रेग्नेंट है कि नहीं, और अगर है तो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, क्योंकि जो एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इसमें बीटा HCG तो ज़्यादा होगी, बट दैट विल बी नॉट दैट मच हाई एज वी रिक्वायर्ड। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, 35-year-old gravid 9 and para at 0 present in emergency with a history of home delivery 4 hours ago, very very important, followed by heavy vaginal bleed। तो आप लोगों को पता है कि whenever there is a history of heavy vaginal bleed after delivery, think about PPH, postpartum hemorrhage। क्योंकि जो postpartum hemorrhage है इसमें आप लोग को मैं दो तीन चीज़ें ऐड करूँ। अगर एक फीमेल है उसकी डिलीवरी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी है, और नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के बाद उससे ब्लड की लॉस होती है मोर देन 500 ml, या एक फीमेल है उसने डिलीवरी दी है फॉर एग्जांपल सी सेक्शन, और सी सेक्शन में अगर डिलीवरी देने के बाद ब्लड की जो लॉस है वो 1000 ml से क्रॉस हो, सो व्हेन अ फीमेल गिव अ बर्थ एंड इफ आफ्टर द बर्थ द ब्लीडिंग लॉस इज अप टू मोर देन 500, इफ डिलीवरी वाज NVD, दैट इज कॉल्ड सी सेक्शन, दैट इज कॉल्ड PPH। और अगर वो सी सेक्शन पे डिलीवरी कर चुकी है तो फिर 1000 ml इज द कट ऑफ वैल्यू। अगर 1000 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए तो उसको भी हम क्या कहते हैं, PPH।
जो पीपीएच है इसमें 3 T's आप लोगों ने याद रखने हैं। फर्स्ट टी का मतलब टोन्स ऑफ द यूट्रस का मतलब यूट्राइन एटोनी। नेक्स्ट टी का मतलब टिश्यू रिटेंशन है, प्लेसेंटल टिश्यू रिटेंशन। और आखिर में लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज कॉल्ड ट्रोमा टू जेनिटल ट्रैक्ट। तो ट्रोमा टू जेनिटल ट्रैक्ट मैक्रोसोमिया, या जो बच्चा है उसका साइज बहुत ज़्यादा है, मैक्रोसोमिक बेबी, उन सब के अंदर ये कॉमन होती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे मैं समझाने जा रहा हूँ, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि एक्चुअली पोस्टपार्टम हीमोरेज इसमें चाहे कुछ चीज़ें दी हो या नहीं दी हो, इसमें जो मोस्ट कॉमन काज है दैट इज यूट्राइन एटोनी। यूट्राइन एटोनी के अंदर इनिशियली हम क्या करते हैं, बाई मैनुअल यूट्राइन मसाज करते हैं, और साथ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम ऑक्सीटोसिन देते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, 36-year-old G1P0 woman with a history of SLE at 36 weeks. Gestation present with headache and right upper quadrant pain. She is estimated to have BP, that is the BP, that is around 165 by 100 and then 170 by 105 when tested 6 hours apart. इसका मतलब ये है कि फीमेल जो है उसकी जो ब्लड प्रेशर है वह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, एज वेल एज प्रोटीन यूरिया है। अब यहाँ पे 3 चीज़ें मिल गई हैं। ऐसा कंडीशन जिसमें गेस्टेशनल एज से मुराद होता है प्रेगनेंसी वीक, वो 20 वीक से ज़्यादा हो, साथ में उसको हाइपरटेंशन हो, दैट इज हाइपरटेंशन एंड प्रोटीन यूरिया का मतलब ये है कि देर इज लीकिंग ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन। यहाँ पे प्रोटीन भी यूरिन के अंदर जा रहे, मैसिव प्रोटीन यूरिया है, बीपी भी बढ़ती जा रही है, और साथ में gestation एज भी 20 वीक से ज़्यादा है। इन 3 चीज़ों की मजमूए को कलेक्टिवली इस कार्डो प्री क्लैम्शिया, इसको क्या कहते हैं, प्री क्लैम्शिया। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इस प्री क्लैम्शिया के साथ हम ऐड कर दे सीजर, जिसको हम फेट्स कहते हैं, सो प्री क्लैम्शिया विद फेट्स दैट इज कॉल्ड ई क्लैम्शिया, इसको हम फिर क्या कहते हैं, ई क्लैम्शिया। तो ई क्लैम्शिया और प्री क्लैम्शिया इसमें अगर फर्क है दैट इज ओनली फेट्स आर सीजर। और आप लोग को ये भी बता दूं कि जो सीजर है इसको मतलब ट्रीट करने के लिए प्री क्लाम्शिया और ई क्लाम्शिया के अंदर द बेस्ट ड्रग वी कैन गिव दैट इज मैग्नीशियम सल्फेट। लेग एलिवेशन इन द ट्रीटमेंट ऑफ शोल्डर डिस्टोशिया इज। अब यहाँ पे आप लोगों को बता दूं शोल्डर डिस्टोशिया का मतलब डिलेड शोल्डर है। जब बच्चे की बर्थ होती है और उसका शोल्डर स्टक हो जाए, वो प्रॉपर तरीके से बाहर ना निकल पाए, तो उसको हम शोल्डर डिस्टोशिया कहते हैं। ठीक है जी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप लोगों ने अगर यूएसएमएल स्टेप 2 के में जाए तो वहाँ पे हेल्पर एक नमूने दी है कि हेल्पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्पर। ठीक है जी, तो इसमें आप लोग को पहले बताते हैं कि आपको हेल्पर चाहिए, एलिवेशन ऑफ लेग चाहिए। इस मैनुअर को हम वुड स्क्रू मैनुअर कहते हैं। कभी कभार क्या होता है, जो गायनोकोलॉजिस्ट होती है वो एक हाथ से यूट्रस को पुश करती है आहिस्ता आहिस्ता, और एक हाथ से माँ की वो पैर पकड़ती है, उसको हम मैक्रोबट मैनुअर कहते हैं। और ये सारे के सारे मैनुअर इसलिए कराते हैं जिससे हम क्या कर सके, मतलब इंक्रीज द चांसेस ऑफ फीटल डिलीवरी। तो ये अभी तक जो क्वेश्चन हमने किए हैं दे आर अप टू 25। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर रिमेनिंग जो 15 है वो गायनी ऑप्स के जो रहते हैं वो इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।